गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा बायोलॉजी क्लास हमारे स्टार्ट होने वाला है एस नवाज़ के माध्यम से। आज हम क्लास में सेल और टिश्यू पे स्टडी करेंगे। ये हमारा आज का करंट टॉपिक रहेगा। कुछ रिवीजन टॉपिक्स है जो हम लास्ट क्लास में कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद हमारा करंट इशू पे जो टिश्यू है जो हमारा आज स्टडी करना है, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सेल के बारे में जो हम जान चुके थे उसमें एक हल्का सा रिवीजन लेंगे कि सेल क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के अंदर में हमें बेसिकली दो टॉपिक देखने को मिलती है, सेल और टिश्यू। सेल जो कि मेरा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों लिहाज से क्या होता है, आपके बॉडी को बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, सबसे वाइटल रोल प्ले करता है। सेल जो एक्चुअली में एक कवरिंग से घिरा होता है, ठीक है, उसका नाम होता है सेल वॉल, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग भी होते हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल बेसिकली जो होता है वो पोरस होता है, यानी इसमें बहुत सारे छेद पाए जाते हैं जिसके वजह से ये क्या होता है, परमिएबल होता है, यानी कि इससे कोई भी छोटे से पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास कर सकते हैं, ठीक है। और ये फीचर सेल वॉल का सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। इस बात को भी ध्यान पे रखना है। उसके बरक्स अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें, ठीक है, तो ये नॉन पोरस होता है। नॉन पोरस होने के वजह से इसमें से छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन्हें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी इसमें से सिर्फ बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स जो है वो पास कर पाएंगे और बड़े पार्टिकल्स के पास करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स पे पाए जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। बेसिकली मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल का जो बेसिक फंक्शन होता है वो सेल को किसी भी किस्म के एक्सटर्नल इंजरी से बचाना होता है। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और सेल को अंदरूनी ताकत भी फराहम करता है। इन दोनों की मौजूदगी की वजह से सेल बाहरी तौर पे जो है वो अपने आप का डिफेंस कर सकता है, मजबूती, स्ट्रेंथ पा सकता है। और अगर अंदरूनी हिस्से को देखा जाए तो सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक मेरा सेंट्रल पार्ट यानी न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ये सेंटर पे पाए जाने वाला सेल का कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। अगर जिस तरह से हमारा दिमाग होता है जो चीज़ों को कंट्रोल करता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारा न्यूक्लियस जो होता है ये हर किस्म के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसलिए हमें इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इस सेल का ब्रेन होता है, ठीक है। इसका एक बहुत ही वाइटल फंक्शन जो है वो है डिवीज़न ऑफ सेल पे हेल्प करना। यानी न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के डिवीज़न पे हेल्प करता है। इसके बिना सेल का डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ से निकल के आता है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि ये डिवीज़न ऑफ सेल उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम न्यूक्लियस को इंटरनली जानना चाहें तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो चार चीज़ों में मुश्तमिल होता है। वो चार चीज़ें क्या है हम उसको देखेंगे अभी। सबसे पहले न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी है, उसका एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जिसे हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है, न्यूक्लियस का भी एक सेंट्रल पार्ट होता है जो डेंस होता है, इन्हें हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये बिल्कुल सेल के सेंटर पे पाया जाएगा, इन्हें हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। उसके अलावा कुछ धागे होते हैं, कुछ थ्रेड्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं इस तरीके से। ये धागे न्यूक्लियस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। यही क्रोमोसोम्स आगे चल के जेनेटिकल इंजीनियरिंग में, जेनेटिकल साइंस में और माँ बाप के कैरेक्टर कैसे बच्चों में ट्रांसफ़र होंगे, इसके अंदर पाया जाने वाला पार्टिकल डीएनए और जीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली ये पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियर थ्रेड्स हैं, ठीक है, ये एट अ टाइम डीएनए और फिर उसके अंदर पाए जाने वाला जीन, उसका रोल को क्या करते हैं, प्ले करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ न्यूक्लियस। इन्हें हम न्यूक्लियर पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं इन्हें न्यूक्लियर फ्लूइड भी कहा गया है। और जैसे कि हम बता चुके हैं पहले आपको कि न्यूक्लियस का मेन फंक्शन जो होता है वो डिवीज़न ऑफ सेल में हेल्प करता है। तो हमारा पूरा तवज्जो जो होगा वो डिवीज़न ऑफ सेल पे होगा कि किस तरह से एक सेल आपस में डिवाइड होने के बाद दो या दो से ज़्यादा सेल जनरेट करता है। तो उसके जनरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा न्यूक्लियस। जब हम क्लास 10 के सिलेबस को स्टडी करेंगे तो उसमें सेल डिवीज़न पे कार्योकाइनेसिस यानी डिवीज़न ऑफ द न्यूक्लियस जो होगा वो हमारा सेंट्रल टॉपिक होगा, ठीक है। इसके अलावा हम साइटोप्लाज्म को देखते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अलावा सेल पे पाए जाने वाला तमाम पार्ट को कहते हैं। इसमें हमको देखने को जो बेसिक चीज़ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल के कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अलावा पाए जाते हैं और उनका क्या डिस्क्रिप्शन होता है। सेल ऑर्गेनल्स पे अगर हम पहले बार नज़र डालें, ठीक है, तो लिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हमें देखने मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आपको मिलेगा प्लास्टिड्स, उसके बाद आपको मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आपको मिलेगा राइबोसोम, लाइसोसोम, उसके बाद आपको मिलेगा राइबोसोम, लाइसोसोम और आपको मिलेगा सेंट्रोमियर, ठीक है। तो बेसिकली एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, ठीक है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स जो है हमें उनके फंक्शंस को जानने हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए से। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो है आपका पावर जनरेट करना। इसका जो मेन फंक्शन है वो है रेस्पिरेटरी फंक्शंस को करना। ये रेस्पिरेटरी फंक्शंस पे हेल्प करता है, ठीक है, और उसके नतीजे में पावर जनरेट होता है, पावर जनरेट होता है। यानी जो भी चीज़ सेल एनगल्फ करता है, जो भी चीज़ का इस्तेमाल सेल करता है, अगर उसका रेस्पिरेशन नहीं होगा तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा, इन द केस बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसके रेस्पिरेटरी फंक्शंस में हेल्प करता है और हेल्प करने के बाद उसमें से पावर को जनरेट करता है। इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये भी आप याद रखना, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट
जो सेल ऑर्गेनल आता है, बस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन जो है किसी सेल ऑर्गेनल के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि हमारे क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो बेसिक सवाल आएंगे उसके लिए हमको इन तमाम चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसको हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स। तो प्लास्टिड्स जो है मेरा, ठीक है, ये स्टोरिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, स्टोरिंग, एंड इन सम केसेस इट इज़ हेल्प इन प्रिपेयरिंग ऑफ फूड्स, प्रिपेयरिंग ऑफ फूड्स, इसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। ये एक कलर पिगमेंट है, प्लास्टिड्स क्या है, एक कलर पिगमेंट है, यानी ये चीज़ों को रंग भरता है। जो प्लांट्स होते हैं उनके बॉडी में आप देखेंगे अलग अलग तरह के रंग पाए जाते हैं, फूलों का अलग रंग है, पत्तों में अलग रंग पाया जाता है, कुछ पत्ते ग्रीन आपको दिखते हैं, कुछ पत्ते ब्राउन दिखते हैं, कुछ रेड दिखते हैं। उनकी वजह जो होती है वो होती है प्लास्टिड्स। फलों का अलग अलग रंग, आम का अलग रंग, केले का अलग रंग, तो वजह जो होता है वो प्लास्टिड्स जनरेट होता है। प्लास्टिड्स का 3 टाइप होता है, प्लास्टिड्स के 3 टाइप होते हैं। एक आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। कलर्स के नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसका मतलब ये आता है कि इसका बेसिकली जो ओरिजिन है वो क्लोरोफिल से है, ठीक है। प्लास्टिड्स के अंदर में हमको दिखेगा कि 2 बेसिक पार्ट पाई जाती है, एक का नाम है ग्राना, एक का नाम है स्ट्रोमा। ग्राना यानी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर से बना हुआ पार्ट, और स्ट्रोमा यानी फ्लूइड से बना हुआ पार्ट। ये ग्राना और स्ट्रोमा फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्राना जो होता है वो आपका लाइट रिएक्शन जो होता है, यानी लाइट पर डिपेंड करने वाला रिएक्शन, उसमें हेल्प करता है। और स्ट्रोमा जो होता है ये लाइट से इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट के डिपेंड नहीं करता है बेसिकली, तो ये डार्क रिएक्शन कहलाता है, यानी वो लाइट पे पूरे तौर पे डिपेंड नहीं है, और लाइट रिएक्शन जिसके लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन का पार्ट होता है, जहाँ पे डार्क रिएक्शन मतलब एक्चुअली में प्रोसीड होता है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल का पार्ट है, यानी क्लोरोफिल से उसको निकाला गया है उस वर्ड को। जो क्लोरोफिल जो है वो थाइलोकॉइड्स, थाइलोकॉइड्स एक वर्ड आता है जब बहुत सारे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आपस में एक जगह पे कलेक्ट रहते हैं, उनको थाइलोकॉइड्स बोला जाता है। तो उसी से क्लोरोफिल आया, और क्लोरोफिल से आता है क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली अगर इसका काम को हम ओरिजिन में जाके देखें, जो हम पूरा बैकग्राउंड बताए हैं, तो हमको सिर्फ एक ही काम समझ में आता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया का, वो है फूड प्रोडक्शन यानी फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेगा तो एनिमल भी उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। प्लांट का फूड प्रोडक्शन ही एनिमल को अपने फूड को हासिल करने में हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसका मेन फंक्शन आता है फोटोसिंथेसिस, यानी ये फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके अलावा क्रोमोप्लास्ट, बेसिकली हम जगह पे कहीं पे भी नाम को पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम, तो वाई इट इज़ कॉल्ड गूगल क्रोम बिकॉज क्रोम इज़ द कलेक्शन ऑफ कलर्स। तो क्रोमोप्लास्ट में हमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ये कलर कॉम्बिनेशंस जो है अलग अलग फूलों को अलग अलग रंग देते हैं, अलग अलग पेड़ के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रंग देते हैं, और इन्हीं की वजह से फलों में अलग रंग पाया जाता है। तो इस कलर कॉम्बिनेशन से क्या फ़ायदा मिल सकता है? इस कलर कॉम्बिनेशन का फ़ायदा जो है वो अट्रैक्शन पे होता है। चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, जो फूलों को उनके फर्टिलाइजेशंस में हेल्प करते हैं, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हेल्प करते हैं, जो हम क्लास 10 के सिलेबस में कंप्लीट करेंगे। तो क्रोमोप्लास्ट उसमें एक वाइटल रोल प्ले करता है कि चीज़ों को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट ब्लैक एंड वाइट, ओके। तो ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर कॉम्बिनेशन नहीं पाए जाने की वजह से इसका स्किनी कलर जो होता है वो ब्राउन, ब्लैक, वाइट, ऐश इस तरह के कॉम्बिनेशंस में पाया जाता है, जिसका सूरज की रोशनी से, सनलाइट से कोई मतलब कनेक्शन नहीं होता है। इसीलिए इसमें कोई बेहतरीन कलर जो है वो पाया नहीं जाता है। यानी प्लास्टिड्स का मेन फंक्शन जो है वो है इनमें से हर एक का फंक्शन, साथ में ये स्टोरिंग एंड द प्रिपेयरिंग ऑफ फूड्स में हेल्प करता है, जो कि मैंने क्लोरोप्लास्ट के ताल्लुक से आपको बता दिया। उसके बाद प्लास्टिड से आगे बढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक नेटवर्क सिस्टम है, यानी सेल के का स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो सेल के बीचों बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है,
और किनारे में जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करता है। कोऑर्डिनेट करता है चीज़ों को आपस में ट्रांसफरिंग ऑफ, जैसे हम ब्लूटूथ डिवाइस से ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ट्रांसफरिंग ऑफ सेलुलर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक ब्रिज का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एक न्यूक्लियर कनेक्शन है, एक नेटवर्क कनेक्शन बनाता है। इससे जुड़े हुए रहते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम जो होते हैं, अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूँकि धागा वाला स्ट्रक्चर है इसीलिए सेल के तमाम ऑर्गेनल्स को बांधे भी रखता है और सेल को मजबूती भी मतलब उसको फराहम करता है। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, यानी ऐसा सेल ऑर्गेनल जो किसी भी मेम्ब्रेन से नहीं बना है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में अगर ऑब्जेक्टिव्स में आपको सवाल आते हैं तो आपको बताना होगा कि ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, प्लास्टिड्स जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है। लेकिन आपका राइबोसोम जो होता है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। ये आमतौर पे न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका मेन काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक है, उसके अलावा भी राइबोसोम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और प्रोटीन के लिए जो बेसिक टर्म हम जानते हैं वो होता है RNA, जिसके बारे में हम आगे जाके स्टडी करेंगे। RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि बेसिकली 3 तरह का होता है, mRNA, tRNA और स्मॉल s RNA। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लास 10 के सिलेबस में दिया गया है। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बता दूं कि बेसिक काम तो इसका है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, लेकिन इसके अलावा DNA से RNA का जो ट्रांसफरिंग होता है, DNA से RNA जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसमें हेल्प करता है। RNA के प्रोटीन के साइज़ को ग्रोथ के लिए, RNA के प्रोटीन के साइज़ का डेवलपमेंट के लिए भी क्या करता है, राइबोसोम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा लाइसोसोम पाया जाता है, ये एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कंटेन करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम ध्यान रखना है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइबोसोम से जुड़ा हुआ है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है। आपको सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उनका इंट्रोडक्शन याद रखना है कि कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन है। मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन के तौर पे बता देना चाहता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है, और एक नेटवर्क सिस्टम है, थ्रेड है। राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, मेन काम आपका प्रोटीन सिंथेसिस है। लाइसोसोम और आने वाला सेंट्रोसोम, ठीक है, ये सेंट्रोसोम होगा। ठीक है, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम वैक्यूल्स भी हो सकता है, वैक्यूल्स। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। तो इनके बारे में जो बेसिक चीज़ जानना है कि इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और क्या इसका मेन रोल प्ले होता है। इससे ज़्यादा हमें इसके इंटरनल डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 10। ठीक है, तो हमें लाइसोसोम के बारे में ये जानना है कि लाइसोसोम सेल का ऑर्गेनल कौन सा सेल ऑर्गेनल है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ये डाइजेशन ऑफ फूड्स में हेल्प करता है, यानी जो फूड हम प्लास्टिड्स के ज़रिए से प्रिपेयर कर रहे हैं या उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उस फूड को डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। जब तक उसकी डाइजेशन नहीं होगी माइटोकॉन्ड्रिया अपना कोई काम नहीं कर पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इनका ट्राइंगुलर कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो डाइजेशन ऑफ फूड्स में हेल्प करता है। और साथ ही अगर ये लाइसोसोम जो है, अगर हमें बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिले, ठीक है, और लाइसोसोम उस वक्त क्या करता है, ब्रेक डाउन होना शुरू कर देता है, अपने एनर्जी
अनएफिशिएंसी को जो है वो किस तरह से साबित करता है कि अपने आप को जो है वो ब्रेक डाउन करता है। इसके वजह से हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है कि किस सेल ऑर्गेनल को सुसाइडल बैग बोला जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि लाइसोसोम जो है उसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम यानी ये बेसिकली पाया जाने वाला, अच्छा इन तमाम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें भी है, जैसे कि कौन सा सेल ऑर्गेनल प्लांट का पार्ट है, कौन सा एनिमल का पार्ट है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये बताएं कि आपका प्लास्टिड्स, ये प्लास्टिड जो है ये बेसिकली प्लांट का पार्ट है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका मेन जो कॉम्बिनेशन होता है फूड का प्रोडक्शन का, जो कि सनलाइट के हेल्प से होता है, ऐसा कोई भी एनिमल यहाँ पे नहीं मौजूद है। अगर हम यूनिसेलुलर एनिमल्स को छोड़ दें, उनके कैटेगरीज को नहीं ऐड करें, तो ऐसा कोई भी मेजर एनिमल, कोई भी बड़ा एनिमल ऐसा नहीं पाया जाता है जो सनलाइट को डायरेक्ट हेल्प में लाने के बाद अपना खाना खुद से तैयार करे। तो ये प्लांट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए प्लास्टिड्स प्लांट सेल पे पाया जाता है, न कि एनिमल सेल में पाया जाता है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेंट्रोसोम यानी सेंट्रोसोम जो होता है ये क्रोमोसोमल कंडीशन जो है उसको मेंटेन करता है और बॉडी को एनिमल सेल के डिवीज़न के टाइम में हेल्प करता है। तो ये एनिमल सेल का पार्ट है सेंट्रोसोम, जो कि एनिमल सेल के डिवाइड होने में हेल्प करता है। इसके पूरे प्रोसेस को हम क्लास 10 के सिलेबस में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे, किस तरीके से एनिमल सेल डिवाइड करता है। आप सप्लीमेंट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं, एनिमल सेल का भी मेरा वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन प्लांट सेल की कैटेगरी में इसको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेल जब डिवाइड होता है एनिमल सेल, तो उसमें एक बहुत ही वाइटल रोल जो है वो ये सेंट्रोसोम प्ले करता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि सेल डिवीजन के मेटाफेज पे पाया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये एनिमल सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन क्लास 10 में इसके बारे में दिया हुआ है। वैक्यूल्स जो होते हैं ये फ्लूइड पार्ट होते हैं। ठीक है, ये फ्लोटिंग प्लांट, बहुत सारे प्लांट जो पानी पे पाए जाते हैं उनको फ्लोट करने में क्या करता है, वैक्यूल्स हेल्प करता है, क्योंकि बॉडी को एरोलर कंटेनिंग कैपेसिटी की वजह से क्या करता है, बॉडी को हल्का बना देता है और बॉडी जो है आसानी से क्या करते हैं, प्लांट वाटर में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और इसके अंदर में बहुत सारे गैस्ट्रुलर मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं और साथ में ये बॉडी का एक्सक्रीशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। ओके, तो ये वो तमाम बेसिक रिविजन्स थे जो हमने सेल के ताल्लुक़ से आपको बता दिए, ताकि अब इसके जान लेने के बाद या इसको एक बार रिवीजन कर लेने के बाद आपको टिश्यू जो है, जो हमारा आज का सेंट्रल टॉपिक है, उसको समझने में आसानी होगा। तो मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को अगर आपको ज़रूरी लगे तो कॉपी कर लें, ताकि मैं फिर बोर्ड को रब करके टिश्यू की तरफ बढ़ जाऊँ। ओके, एपिकल एंड स्केलेटन करना। ठीक है, तो सेल के बारे में हम लोगों ने विस्तार में बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक चीज़ों को, बेसिक फंक्शंस को समझ लिया कि सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और किन ऑर्गेनल्स का क्या फंक्शंस है। अब हम सेल को कंपोजिट फंक्शंस के तौर पे पढ़ने जा रहे हैं कि बहुत सारे सेल जब कलेक्ट होते हैं तो कलेक्ट होने के बाद सिमिलर ओरिजिन होने की वजह से सिमिलर फंक्शंस जो है वो शो करते हैं। तो ऐसे में हमारा एक नया टर्म जो है वो हमको बॉटनी में, प्लांट साइंस में देखने को मिलता है, वो है हमारा टिश्यू। टिश्यू जो है वो सेल का वो कलेक्शंस है जो बेसिकली ओरिजिन में सेम होते हैं, इसी वजह से उनका फंक्शंस जो होता है वो भी सेम होता है।
तो ये जो कलेक्शंस ऑफ सेल है ये प्लांट और एनिमल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसीलिए हमारा जो पहला डिवीज़न होगा वो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों के तौर पे होगा। हम पहले प्लांट टिश्यू को स्टडी करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम एनिमल टिश्यू तक भी पहुंच जाएंगे। तो प्लांट टिश्यू का बेसिकली मतलब है कि प्लांट में पाया जाने वाला टिश्यू है, यानी प्लांट में पाया जाने वाला टिश्यू जो होगा वो किस तरह का होगा, तो वो दो तरह का होगा। तो हमें पहले देखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को और फिर हमें जानना है परमानेंट टिश्यू को। नाम परमानेंट से ही समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें उसके अंदर में क्या है, ऑलरेडी परमानेंट है, फिक्स है। तो क्या चीज़ें फिक्स है, तो पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी है वो ये कि उसका सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा, यानी उसके अंदर में डिवीज़न ऑफ सेल की क्वालिटी जो है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसका सेल जो है वो डेड हो चुका, मे बी लिविंग हो, तो हम इनको भी जानेंगे। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो एक अनस्टेबल टिश्यू है, और जो भी चीज़ अनस्टेबिलिटी शो करता है वो अपने आप को तोड़ते हुए छोटा होने लगता है, यानी डिवीज़न की क्वालिटी जो है इसके अंदर बाकी रहती है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवीज़न प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, डिविजन्स ऑफ सेल जो है इसके अंदर में पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये अपने आप में तीन टाइप के होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। एपिकल यानी एपिकल पार्ट में पाए जाने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी यानी दो क्या नाम है डिवीजन सेल जो होते हैं उनके बीच में पाया जाने वाला जो टिश्यू होता है वो इंटरकैलरी होता है, यानी दो जोन्स के बीच में जो एक कॉमन जोन पाया जाता है वो इंटरकैलरी है। और लैटरल जो होता है वो बिल्कुल निचले हिस्से में, किनारे वाले हिस्से में, टर्मिनल पार्ट पे जो पाया जाने वाला टिश्यू है वो आपका लैटरल टिश्यू होता है। तो मैंने आपको एक बेसिकली प्लांट टिश्यू का स्ट्रक्चर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको इसका मतलब जो है वो समझ में आ जाएगा कि एपिकल हिस्सा कौन सा होता है प्लांट का, इंटरकैलरी किस पार्ट को हम बोल सकते हैं और किस पार्ट को लैटरल हिस्सा जो है बताया जा सकता है। और इन तीनों के बारे में सिर्फ एक ही बात को ध्यान रखना है कि तीनों किस हिस्से पे पाए जाते हैं और उन तीनों के पाए जाने के वजह से सेल किस तरीके से डिवाइड होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही वो टिश्यू है जो सेल को ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो मुहैया करता है, उसको बेसिकली आसानी के साथ जो है ग्रोथ करने में, बढ़ने में जो है वो हेल्प करता है। और उनके अलग अलग टाइप इस बात की जो है वजूहात करते हैं कि किस हिस्से का किस तरह से ग्रोथ जो है वो मुकम्मल होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू यानी इसके नाम से समझ में आ रही थी हमें बात कि परमानेंट है, यानी इसके अंदर जो डिवीज़न क्वालिटी है वो मिसिंग है, यानी वो डिवाइड नहीं हो सकता है। वो जो गैपिंग है इसके अंदर में वो ये कॉम्पैक्ट होता है, ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या है वो गैपिंग जो है थोड़ा सा रह जाता है। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स इन दो बेसिक पार्ट में जो है डिवाइड किया जा सकता है। सिंपल टिश्यू यानी ये एक ही जैसे सेल से बने हुए टिश्यूज़ हैं, इनका ओरिजिन जो होता है वो मुमकिन है बहुत हद तक सेम होता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनका परफॉर्मेंस जो होता है बहुत हद तक क्या होता है एक जैसा हमें देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स में वो चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग ओरिजिन के सेल से मिलने के वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला जाता है। तो सिंपल जो मेरा टिश्यू है वो तीन तरह का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब हम इन चीज़ों को बहुत ही विस्तार में पढ़ेंगे। जैसे कि मेरा पेरेन्काइमा है, तो पेरेन्काइमा की क्या क्वालिटी पाई जाती है। पहली बात इसके बारे में जानना है कि पेरेन्काइमा जो होता है ये एक लिविंग टिश्यू है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये एक लिविंग टिश्यू है। उसके बाद इसका जो स्किन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थिन होता है। ठीक है, और इसका एक पार्ट होता है, इसका नाम होता है क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का एक पार्ट होता है, इसका नाम होता है क्लोरेन्काइमा, जो कि एक्चुअली में क्या करता है, कलर कंटेनिंग करता है। इसके अंदर कलर पाई जाती है। क्लोरिन इज़ समथिंग लाइक क्लोरोफिल
यानी क्लोरोफिल से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसके अंदर में कलर पिगमेंट जो है पाए जाते हैं। और जिसमें कलर पिगमेंट पाए जाते हैं और ख़ासकर क्लोरोफिल से जुड़े हुए होते हैं, हमें पता है कि उसका एक ही काम होता है, वो फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी फोटोसिंथेसिस में इसका एक वाइटल रोल जो होता है वो पाया जाता है। यानी इसका जो मेन काम है, अगर पेरेन्काइमा का कोई आपसे काम पूछे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो आपको ध्यान रखना है कि ये फूड प्रोसेसिंग यानी फूड प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पैदा होती है। फूड प्रोडक्शन जो होता है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। चूँकि ये एक थीन स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, हमें चीज़ों को लॉजिक से समझना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ थिन है तो इसका मतलब है कि वो हमको मैकेनिकल सपोर्ट नहीं दे पाएगा, यानी वो मेरा स्ट्रेंथ में, वो मेरा क्या नाम है आपका, ताकत फराहम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका सेल के, टिश्यू के किसी भी मैकेनिकल इंजरी से बचाने में, किसी भी तरह का किसी किस्म का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, किसी तरह का किसी भी बाहरी कुव्वत का अगर इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर किसी तरह का कोई मामला हो, तो पेरेन्काइमा उसमें कोई भी रोल नहीं प्ले कर पाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, थीन इन स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात भी हमको क्या है, लॉजिकली समझ लेना है। कोलेनकाइमा, इसका क्या कैरेक्टर होता है, तो कोलेनकाइमा के बारे में हम जानेंगे कि कोलेनकाइमा जो होता है बेसिकली इसका पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये भी लिविंग होता है, यानी ये लिविंग सेल और लिविंग टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा, ये थिक होता है, यानी ये मोटा होता है, फाइबर स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं, गुच्छे की शक्ल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसका एक कलेक्शन होता है, तो इसके मोटापे की वजह से, इसका थिक रेशा होने की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, ये पौधों को, ये टिश्यूज़ को क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, किसी किस्म के बाहरी कुव्वत, एक्सटर्नल इंजरी जो है उससे महफूज रखते हैं। तो आपको जो कोलेनकाइमा का ये बात जो है, मेन फंक्शन जो है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, ये डेड सेल के बने होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि ये डेड सेल के बने हुए होते हैं, और हम ऐसे ही करके क्या कर सकते हैं, चीज़ों का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अगर दो चीज़ों में डिफरेंस कॉलम आएगा तो ये मेरा एक पॉइंट प्रोवाइड होगा कि ये लिविंग होते हैं और ये डेड होते हैं, ठीक है। और सिमिलरिटी को अगर समझा जाएगा तो कोलेनकाइमा में और स्क्लेरेनकाइमा में जो बेसिक सिमिलरिटी है वो क्या है, स्ट्रक्चर पे सेम होना। ये भी ठीक होते हैं, ठीक है। और ठीक होने की वजह से दोनों का एक कॉमन फंक्शन क्या होगा कि मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ये हमें क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, किसी भी किस्म के एक्सटर्नल इंजरी से हमें बचने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये सिंपल टिश्यू का जो बेसिक टाइप है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और उनके बारे में जानने वाली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो जाननी पड़ेगी, आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जो पूछे जाएंगे वो आपसे आजकल इंट्रोडक्टरी सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पूछे जाते हैं। ये कोई भी सवाल आपको डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे नहीं आएगा कि आप उसके पूरे मतलब आंसर्स को जो है स्ट्रक्चर पे जाके, इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाके लिखें, जो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं, जो कि आपका क्लास 9 के सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल भी मतलब ऐसे बिल्डअप नहीं किए हुए हैं। आपको तमाम चीज़ों का इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा, उनके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को जानना पड़ेगा, और उसको बहुत दिन तक अपने दिमाग में स्टोर रखना पड़ेगा, क्योंकि सवालात जो है आप देखेंगे तो इसी बेसिस पे आपको पूछे जाते हैं। तो इनके बेसिक पॉइंट्स को मत भूलना कि कौन लिविंग है, कौन डेड है, क्योंकि एट द एंड सब कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन जो मोटी मोटी बातें अगर ये याद रह जाए तो उससे भी आंसर को बनाने में हेल्प मिलता है। तो ये सिंपल टिश्यू का एक बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को बताया। अब मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू को स्टडी करने जा रहा हूँ, आपको बताऊँगा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, इनके क्या टाइप्स होते हैं और इनका क्या फंक्शंस पाया जाता है, ठीक है।
तो जैसा कि हम लोगों ने टिश्यू के बारे में जान लिया कि टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, उनके जो प्लांट टिश्यू के बेसिक टाइप है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में स्टडी कर लिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विथ प्रॉपर डायग्राम हम लोगों ने उसको जाना, और परमानेंट टिश्यू के बारे में भी हमने उसके सिंपल के क्या डिविजन्स हैं उसको समझा, उनके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को समझा। अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को समझने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू उन टिश्यू को बोला जाता है जिनके फॉर्मेशन के वक्त में क्या है, बहुत ही अलग अलग तरह के सेल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके वजह से इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं बेसिकली हमें प्लांट के अंदर में दो तरह के दिखते हैं। एक हमारा जाइलम होता है और एक हमारा फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों टिश्यू जो है प्लांट के अंदर में फूड के ट्रांसफरिंग में, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। यानी जो हम बेसिक पौधे के बारे में एक बेसिक चीज़ को एक आम आदमी एक बेसिक स्टूडेंट जानता है कि पौधा जो है उसकी नशोनुमा, उसका जो ग्रोथ होता है वो मिट्टी के अंदर में होता है, और मिट्टी के अंदर में पौधे के जो हिस्से पाए जाते हैं उसका रूट्स होता है। रूट्स के साथ पौधे के निचले हिस्से में कुछ हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें हमें रूट हेयर कहते हैं। वो रूट हेयर का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो पौधे के मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला ग्राउंड वाटर, उसको क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। वो ग्राउंड वाटर को जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसके पीछे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारा क्लास 8 का बेसिक साइंस हमें बताता है कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन्स हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे आपको पता है कि डिफ्यूजन्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो ट्रांसफरिंग ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिफ्यूजन्स। और यही चीज़ ऑस्मोसिस है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, लेकिन बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, यानी तमाम पार्टिकल्स जो हैं उनका ट्रांसफरिंग जो है वो नहीं होता है। तो डिफ्यूजन जो है हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, ये एक ऐसा मतलब प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है, ठीक है, ऐसा काम है जिसके अंदर में क्या होता है, गाढ़ी चीज़ें जो होती हैं, जो डेंस होता है, गाढ़ा मटेरियल जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो होता है वो घुलने लगता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिज़ोल्व होता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक बहुत ही मामूली सा एग्जांपल देना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी शरबत का इस्तेमाल करें, जैसे कि रूह अफ़ज़ा, ठीक है, आप इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही गाढ़ा डेंस मटेरियल होता है, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर में उसको डाला जाता है तो पानी के साथ वो अपना क्या करता है, डेंसिटी को शेयर करता है। ठीक है, अपना गाढ़ापन को आहिस्ता आहिस्ता करके कम करता है। इंक भी यही काम करता है, यही काम आप डिटर्जेंट्स के साथ भी देखते हैं। ठीक है, तो यानी वो आहिस्ता आहिस्ता अपने गाढ़ापन को, यानी वो जो पार्टिकल्स का जो गाढ़ा हिस्सा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, ये मेरा डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में जो हमें बुनियादी चीज़, जो बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, फ़र्क देखने को जो मिलता है वो ये मिलता है कि डिफ्यूजन के अंदर में किसी भी मेम्ब्रेन का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी किसी भी झिल्ली का कोई भी एक लेयर नहीं होता है बीच में जो उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लेकिन ऑस्मोसिस के कंडीशन में हमें बीच में एक सेमी परमिएबल, सेमी मतलब वो परमिएबल यानी आधा होता है, सेमी मतलब वो आधा है, और परमिएबल मतलब ऐसी झिल्ली, ऐसा लेयर है जिसके अंदर से क्या होगा, लिक्विड तो पास कर जाएगा लेकिन सॉलिड पास नहीं करेगा। सिंपल आप समझे फ़िल्टर पेपर के बारे में, चाय वगैरह जो हम लोग जिस तरीके से बनाने के बाद उसकी पत्तियों को चाय के लिक्विड हिस्से से जब अलग करते हैं तो हम एक फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें लिक्विड पास होते हुए दिख रहा है लेकिन सॉलिड जो है उस जगह पे रुक जाता है। यही काम हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, वही हमें क्या करे, दस्तियाब देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से प्लांट का जो मैंने आपको बताया कि मिट्टी जो होता है उसके अंदर से रूट, और रूट में पाए जाने वाले हेयर्स जो होते हैं, जो वहाँ पे जो भी न्यूमरल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो ग्राउंड वाटर को, यानी जो ज़मीन के अंदर पाए जाने वाला पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़्ब करते हैं, और उसको जज़्ब करने के बाद उसको पौधे के ऊपरी हिस्से में पहुँचाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है जो कि हम बायोलॉजी के आगे आने चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हमको ट्रांसपरेशनल पुल के बारे में, यानी खिंचाव, पानी किस तरीके से रूट्स से जाके पत्ते तक पहुंचता है। क्योंकि हम तमाम लोग एक बेसिक साइंस के जानने वाले हो या ना हो, इस बात से वाकिफ़ है कि पत्ते जो हैं वो पानी जो है वो खारिज करते हैं, पत्ते जो है पानी का लॉस करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके पास ये पानी आता कहाँ से?
पहला सवाल यही उठता है। तो उनके पास वो पानी, वो ज़मीन के अंदर का पानी होता है जिसको ऊपर पहुंचाने में जो टिश्यू हेल्प करता है, ये आता है उसका पूरा बैकग्राउंड, और ये आता है वो टिश्यू यानी जाइलम टिश्यू जो पानी को क्या करता है, ऊपर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक बिल्कुल इसी प्रोसेस पे फ्लोएम पाया जाता है, जो पानी नहीं बल्कि नमक और मादनियात यानी मिनरल्स का जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या करता है, जो पौधे का असल खाना भी है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो नीचे से यानी रूट से स्टेम तक पहुंचाने में जो हेल्प करता है वो फ्लोएम करता है। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि जाइलम जो है वो कितने तरह का होता है। जाइलम जो है वो बेसिकली 4 तरह का पाया जाता है। जैसे कि आपका ट्रैकियट होता है। ये ट्रैकियट जो होता है ये एक्चुअली में वेसल्स होता है। ये क्या होता है, ये वेसल्स स्ट्रक्चर में पाया जाता है। सुराही नुमा, जैसे कलसी होता है सुराही नुमा, ये उस स्ट्रक्चर में पाया जाता है ट्रैकियट, यानी ये वेसल होता है। उसके अलावा उसके बाद जो हमारा टाइप है वो है ट्रैकिया। ये भी होता है टैपर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, पाइप के जैसा, जैसे कि आपका मार्कर पेन जो है, इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये ट्रैकिया जो है पाया जाता है। जाइलम फाइबर, नाम से ही आप वाकिफ़ हो चुके होंगे, इसीलिए हमें रूट वर्ड को पकड़ने की आदत है ताकि हम नाम से वाकिफ़ हो जाते हैं। फाइबर स्ट्रक्चर है रेशा, धागा जैसा है, जैसे हेयर्स होते हैं, तो ठीक है, तो धागे वाले स्ट्रक्चर्स जो है वो होते हैं। तो फाइबर जो है ये हमें क्या करता है, मजबूती भी फराहम करता है, और रेशा और धागा होने की वजह से ये आसानी के साथ टूट भी जाते हैं। ठीक है, इनका जो है वो डिसकंटिन्यूएशन प्रोसेस जो है वो आसानी से देखने को मिलता है, जिन्हें हम सेपरेशन मतलब अलग हो जाना, फ़र्क हो जाना, ये चीज़ हमको आसानी से समझ में आता है। तो इन तीनों के अंदर में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है ये कि ये तीनों जो होते हैं वो डेड होते हैं। ये डेड टिश्यू है, ये डेड सेल से बने हुए हैं। इनमें से सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है ये लिविंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, ये लिविंग है, आपको ये ध्यान रखना है। यही चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि जो इनमें से सबसे अलग होता है वही सवाल बनता है, बाकी तमाम जो है वो डेड है। इसीलिए मैंने इनको इस तरीके से सजाया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो कि ये डेड है और वो लिविंग अलग हो जाता है। और जाइलम का, जैसे कि मैंने आपको काम बता दिया, ये पौधे को क्या करता है, पानी को ऊपर चढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर जो होता है, पानी के ऊपर को चढ़ना, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, जाइलम हेल्प करता है। ठीक उसी तरह हमारा फ्लोएम पाया जाता है। जिस तरह हमने आपको कह दिया कि फ्लोएम जो होता है ये मादनियात, मिनरल्स और सॉल्ट जो होते हैं, इनके कॉम्बिनेशंस को रूट से पौधे के स्टेम हिस्से में, तना जो होता है, जो पौधे का ट्रंक होता है, उसमें क्या करता है, चढ़ने में, ऊपर आने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये हमारा जो होता है वो फ्लोएम टिश्यू होता है। तो फ्लोएम टिश्यू को भी हमने इस तरीके से सजा के लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। फ्लोएम के अंदर में सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों होते हैं लिविंग, ये तीनों होते हैं लिविंग। ठीक है, और सिर्फ लास्ट में जो फ्लोएम फाइबर पाया जाता है ये डेड टिश्यू है। ठीक है, ये डेड टिश्यू है। तो बेसिकली फ्लोएम के तमाम हिस्सों का जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे सीप ट्यूब, ये पोरस होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब से मतलब समझ में आ रहा है कि ये एक सिलेंडरिकल स्ट्रक्चर है, यानी आपको जो दिख रहा है मार्कर पेन, ऐसा स्ट्रक्चर में पाया जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं, जिसके वजह से इसका सीप ट्यूब नाम जो है वो पड़ा है। उसके बाद कंपेनियन सेल जो होते हैं वो टैपर स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये भी इलोंगेटेड होती है। तमाम चीज़ें इलोंगेटेड है, आपको ये ध्यान रखना है। इलोंगेटेड का मतलब हो गया लंबे, खिंचाव के साथ पाए जाने वाले। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम का पेरेन्काइमा यानी पेरेन्काइमा सेल, ये भी इलोंगेटेड सेल है। और सीप ट्यूब के बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखना है, मैं भूल के बताने, सीप ट्यूब जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। और आपको मैंने शुरुआत ही में बता दिया कि न्यूक्लियस नहीं पाए जाने की वजह से बेसिकली क्या होता है, सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है ये इलोंगेटेड सेल्स है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं, और काम वही है क्योंकि ये लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स से बने हुए टिश्यू हैं। तो इनका इम्पॉर्टेंट काम जो है वो यही है कि ये खाने को ऊपर चढ़ने में क्या करते हैं, फ्लोएम हेल्प करते हैं।
कंपेयर टू फ्लोएम फाइबर्स, ये फाइबर स्ट्रक्चर के रेशे वाले स्ट्रक्चर में धागे की शक्ल में पाए जाते हैं। सूता धागा, आप जो इसको समझे थ्रेड को, तो ये फ्लोएम फाइबर पाए जाते हैं। चूँकि ये डेड इन स्ट्रक्चर होते हैं इसीलिए इनके ऊपर तवज्जो जो है हमारी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो चीज़ दूसरों से मुख्तलिफ होता है, दूसरों से अलग होता है, सवाल वही बन के आता है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि फ्लोएम के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा इनमें से डेड टिश्यू कौन है। तो आमतौर पर फ्लोएम के बारे में हम तमाम लोग जानते हैं कि लिविंग टिश्यू होता है, लेकिन इसका एक पार्ट ऐसा है जो डेड टिश्यू है। ये हमारा सवाल यहाँ से बन के आ जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको आज प्लांट टिश्यू के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिविंग और सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों का पूरा डिस्क्रिप्शन, उनके तमाम पार्ट्स को कैसे समझा जाएगा, उनका ओरिजिन, उनका स्ट्रक्चर और उनके बेसिक फंक्शंस को आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो क्लास जो है वो समझ में आया होगा, आपके मतलब हेल्प किया होगा आपको इन टॉपिक्स को समझने में। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले आइंदा क्लास में अपनी पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको एनिमल टिश्यू जो है उसको भी बहुत ही विस्तार तरीके से आपको बताऊं। और एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एनिमल टिश्यू, जिनमें आमतौर पे 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। इंट्रोडक्टरी टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इसमें एपिथेलियल टिश्यू यानी जो एडिपोज हमारे स्किन पे पाया जाने वाला टिश्यू होता है वो पाया जाता है। उसके अलावा हमारे मसल्स जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़, ये भी इनके पार्ट होते हैं। उसके अलावा हमारा जो बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो बॉडी को दूसरे हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज़ होगी। और चौथा हमारे दिमाग पे पाया जाने वाला नर्वस टिश्यू। इन तमाम चीज़ों को हम इंशाअल्लाह आने वाले आइंदा क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, आप इसको देखें और इससे फ़ायदा उठाएं और इसको शेयर भी करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, गुड लक एवरीवन।